तो पर्यावरण कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे हम? पर्यावरण शास्त्र म्हणजे पृथ्वीवरील पर्यावरणाचे आकलन, मानवी जीवनाच्या वातावरणावर असणारा प्रभाव, त्याचा अभ्यास होय, तसेच पर्यावरणाच्या संदर्भात मानवाला ज्या ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्या सर्व समस्यांचा अभ्यास करून निर्मूलनाचा शोध घेणारे शास्त्र म्हणजेच आहे आपले पर्यावरण शास्त्र. म्हणजे बघा, माणूस म्हणजे जी व्यक्ती आहे पर्यावरणात राहत असते त्याला विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ठीक आहे. समस्यांना तोंड देत असताना त्या समस्या शोध घ्यायच्या आहेत आणि फक्त शोध घेऊन थांबायचं नाही आहे. तर त्या समस्या शोधल्यानंतर तुम्हाला काय करायचे आहे की त्याच्यावर एक उपाय पण शोधायचे आहेत की त्या समस्या कशा दूर करता येतील. ठीक आहे. याला आपण म्हणतो की पर्यावरणाचे शास्त्र, याचा अभ्यास केला जातो. जसे तुम्ही रिसर्च बघितलं असणार, तर रिसर्च मध्ये काय असते की तुम्हाला समस्या फक्त शोधायच्या असतात का? आता तुम्हाला ह्या वर्षी रिसर्च तुम्हाला करायचा आहे तर समस्या शोधणे आहे का फक्त? तुम्ही डिस्कस करू शकता. नो मैम, उसका रिजल्ट भी फाउंड, हाँ रिजल्ट फाइंड आउट करना है. हाँ, रिजल्ट भी फाइंड आउट करना है आपको, सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड नहीं करनी है, तो उसका दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए आपको रिजल्ट देने हैं, आपको उसका पर स्टडी करनी है. तो वो सब ऐसे ही पर्यावरण में भी किया जाता है कि पर्यावरण में जैसे इंसान है उसके आजू बाजू का जितना भी परिसर है तो उसमें जितनी भी सारी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का शोध लेना है और उनका अभ्यास करना है. उसके बाद उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय योजना भी करनी है. वो क्या है हमारा, और इन सभी का स्टडी जहाँ किया जाता है वो हमारा पर्यावरण शास्त्र कहलाता है. ठीक है. उसके बाद क्या बोला गया है, और ये जॉन टर्क की वाक्य है. जब मैंने कहा था कल ही कि जॉन टर्क जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. इनकी व्याख्या आपको लिखनी है, आपको याद कर लेनी है इसको. उसके बाद देखते हैं वुडवर्थ की व्यक्तीवर अनुवंशाशिवाय ज्या ज्या गोष्टीचा परिणाम होतो त्याचा समवाय म्हणजे पर्यावरण होय. देखिए इंसान, अभी पहले हमने क्या व्याख्या देखी थी की वाढ आणि विकासावर परिणाम करणारे घटक म्हणजे आपलं पर्यावरण असते. ठीक आहे. तो वाढ आणि विकास मध्येच काय म्हणतात वुडवर्थ काय म्हणत आहे की बघा, व्यक्तीचा विकास करण्यासाठी दोन घटक आवश्यक असतात आणि ते दोन घटक कोणते कोणते, तर तुमचा अनुवंश आहे आणि तुमचा वातावरण आहे. ठीक आहे. तर अनुवंश हा घटक जर सोडला आणि त्यानंतर जेवढे काही घटक उरतात ते सगळे घटक तुमच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासावर आवश्यक असतात आणि त्या सगळे जो व्यक्तीवर परिणाम होतो तो कुठे असतो, तर तोच म्हणजे पर्यावरण हे म्हणत आहेत. समजलं का ही व्याख्या? एकदम सोपी व्याख्या वुडवर्थची, तुम्ही इझिली लिहू शकता ही व्याख्या. चला आपण पीपीटी स्टार्ट करूया, पीपीटीच्या द्वारे शिकूया. ठीक आहे. बाकी येणाऱ्यांचा अजून काही भरोसा नाही आहे. देखिए हम टाइप वगैरह कल पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद उसकी जो डेफिनेशंस है ये हम अभी देख रहे हैं. ठीक है. अभी देखते हैं कि यूनेस्को की वर्किंग कमेटी है 1970 में, जो वर्किंग कमेटी बनी थी यूनेस्को की, वो क्या कह रहे थे. इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज वैल्यूज एंड क्लैरिफिकेशन कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर द डेवलप स्किल एटीट्यूड नेसेसरी अंडरस्टूड अप्रिशिएट द इंटरनेशनल अमंग द मैन हिज कल्चर एंड हिज बायोफिजिकल सराउंडिंग. इट आल्सो इंटाइल प्रैक्टिस एंड डिसीजन मेकिंग सेल्फ फॉर्मुलेशन ऑफ कोड बिहेवियर अबाउट अ प्रॉब्लम इश्यूज कंसर्निंग इन्वायरमेंट क्वालिटी. तो इसका मतलब क्या है कि यूनेस्को क्या कह रहा है कि जो इंसान है उसके आजू बाजू का जितना परिसर है तो उन सभी में एक सहसंबंध होता है. ठीक आहे. आणि तो सहसंबंध जाणून घेण्याचा कौशल्य, अभिवृत्ती, विकास करणे यासाठी जी मूल्य ओळखतो आणि त्याची संकल्पना जाणण्याची प्रक्रिया म्हणजेच काय आहे, पर्यावरण शिक्षण आहे. उस दिन भी मैंने बताया था अभिवृत्ति मतलब क्या होता है ना. आज फिर से पूछ रहे हो अभिवृत्ति मतलब क्या होता है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये वाला जो वर्ड है बार बार हमारे साइकोलॉजी में यूज किया जाता है और हमारे इन्वायरमेंट साइंस में भी इसका यूज आगे भी है. तो अभिवृत्ति मतलब क्या होता है बताइए. टू एक्सप्रेस करना. हाँ बिल्कुल, एक्सप्रेस करना. अभिव्यक्ति. बिल्कुल बिल्कुल, एक्सप्रेस करना. एक्सप्रेशन मीन्स अभिवृत्ति होता है. ठीक है. देखिए अभी हम सब देखते हैं कि जब आप 10वीं में रहे होंगे, आप 5वीं 7वीं से 10वीं तक जब गए थे तो आपको पर्यावरण शिक्षा ये सब्जेक्ट था क्या? पर्यावरण यस मैम. था ना.
पर वो कैसा था, एकात्मिक स्वरूप में सिखाया जाता था, मतलब ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट नहीं रहता था। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे तो उसमें कुछ कंसेप्ट थे, हाँ पर है ना। लेकिन 2000, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टंट है, ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए की पर्यावरण शिक्षण हा विषय 8वीतील एकात्मक पद्धतीने व 9वी व 10वीला स्वतंत्र पद्धतीने शिकवला जातो। मतलब हम जब 8वीं में थे तो हमें ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट नहीं था पर्यावरण शिक्षा करके। जब हम 9वीं 10वीं में गए तब हमें स्पेशल सब्जेक्ट आते। हो सकता है कि आप में से दो, मतलब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पहले पढ़े होंगे जिनका जो 10वीं है 2005 से पहले हुआ होगा, तो उनके लिए पर्यावरण शिक्षा जो है ये स्पेशल सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, क्योंकि 2005 और 6 से जो पर्यावरण शिक्षा है ये स्पेशल सब्जेक्ट बनाया गया है। तो आप में से जिनका भी 2005 से पहले 10वीं हुई है तो उनको स्पेशल सब्जेक्ट नहीं था ये, तो बाकी जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे तो उसी के साथ इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो 9वीं 10वीं में स्वतंत्र कब हुआ, ये तो 2005 और 6 में ये सवाल पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 2005 और 6 में इयत्ता 9वीं के लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराए गए हैं, किस चीज के, इन्वायरमेंट एजुकेशन के, ठीक है। आपने लिख लिया कि ये, हेलो, यस यस मैम, हाँ, यस मैम। 9वीं के लिए स्पेशल बुक बनाई गई, ठीक है। 9वीं और देखिए 8वीं तक, आज भी 8वीं तक जो चीजें हैं वो ऐसी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ाई जाती, तो इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है उनको बाकी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन 9वीं और 10वीं में क्या हुआ है कि ये जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है ये स्पेशल सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। और 10वीं के लिए 2006 से और 7 से बनाई गई है। 9वीं के लिए कब बनाई गई है, 2005 और 6 में। और 10वीं के लिए कब बनाई गई है, 2006 और 7 में, ठीक है। ये दोनों जो ईयर है उसको याद रखिएगा, 5 से लेकर 7 ये दो है ईयर याद रखिए। 9वीं के लिए पहले बनाई गई है, 10वीं के लिए बाद में एजुकेशन में बनाया गया। और अब हम देखते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे 10वीं से ग्रेजुएशन पीजी हम जहाँ भी पढ़ते हैं, चाहे कोई भी हमारी फील्ड हो, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एमबीए कर रहे हो हम पीजी में, चाहे एमएड कर रहे हो, एमएसडब्ल्यू कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, हर कोई चीज में आपको पर्यावरण एजुकेशन जो है, इन्वायरमेंट एजुकेशन जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको यूजीसी ने जो है आवश्यक कर दिया, इसको बंधनकारक है ये, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी को पढ़ाना है, कॉलेज को पढ़ाना ही है। बर्नार्ड नेविल की हम डेफिनेशन देखते हैं, तो बर्नार्ड नेविल क्या कहते हैं की पर्यावरण शास्त्र म्हणजे विविध परिसंस्था प्रणालीचे परिसर संबंधातील संतुलनमूलक तत्वांचे शास्त्रीय अध्ययन वे। तो आप ये जो 3-4 व्याख्या भी अगर ध्यान में रखते हो तो बहुत ही, मैंने सारी व्याख्या जो है गूगल क्लासरूम में डाल दी हूँ, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कीजिएगा। और जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी मैंने नोट्स वहां उपलब्ध कराई हूँ, ठीक है। मानवी अस्तित्व सजीवांचा समूह सृष्टीवर परिणाम करणाऱ्या पर्यावरणाचा विविध अंगाचे व घटनांचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून सविस्तर अध्ययन म्हणजे पर्यावरण शास्त्र, ऐसा कौन बोलता है, तो एलिजा हट कहता है। अब देखते कि इसकी कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए मैंने कल बताई थी भोपाल दुर्घटना के बारे में, चर्नेवल दुर्घटना, अणुबॉम्ब चातनी, सभी के बारे में बताई थी। तो ये सारी चीजें होने के कारण ही, मतलब पिछले 100 साल में ऐसी कुछ चीजें घटित हुई है, उन चीजों के कारण ही हमें जो है पर्यावरण शिक्षण आवश्यक होता है कि हम उसको उसको पढ़े, हम पर्यावरण के बारे में जाने, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में क्यों जानते हैं, उसको क्यों पढ़ते हैं। तो पिछले 100 सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है जिसके कारण गवर्नमेंट ने, हमारी यूजीसी ने पर्यावरण शिक्षा जो है इसको आवश्यक कर दिया है, ठीक है। मनीषा मॅम तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का हिंदीचा, हेलो मनीषा हिवराले मैम, आवाज आ रहा है मेरा, मनीषा मॅम आवाज येतोय का, ओके जाऊ द्या। बघा हर्षा मैम को मराठी में थोड़ा यस मॅम, प्रॉब्लम, येतोय, आवाज येतोय। हाँ ओके। तो मैं ये बोल रही थी की मराठी आणि हिंदी दोन्ही यूज करत आहे मी, काही इंग्लिश पण वर्ड यूज करणार, तर तुम्ही पण तिन्ही लँग्वेज बोलू शकता, ठीक आहे। तुम्हाला पण बोलताना तुमचा जो मीडियम असेल त्या लँग्वेज मध्ये बोलण्याची मुभा आहे। यस मैम। कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन देखेंगे, हमने कल मीनिंग देखा है।
तो ये चीजें देखिए, जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो ये चीजें आपको लिखनी है कि पर्यावरण शिक्षणाची सुरुवात होण्याचे कारणे आहेत, पर्यावरण शिक्षा क्यों पढ़ाया जाता है। ये जो टॉपिक है हमें बहुत इजी लगता है, ऐसे तो बहुत ही इजी है ये वाला सब्जेक्ट, हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, हमारे लिए पासिंग मार्क्स के लिए, हमारे जो परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको हमें सिर्फ पढ़ना रटना नहीं है, तो इसको समझना है कि पर्यावरण शिक्षा क्यों हमें आवश्यक होती है, हमारे आजू बाजू के चीज़ों को हमें क्यों फिर से जानना पड़ रहा है, ये सभी इसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भोपाल दुर्घटना। हम जानते हैं कि भोपाल की दुर्घटना जो है उसके बारे में हम सभी को पता है कि उसमें कितने सारे लोगों को मृत्यु हुई थी और कब घटित हुई थी, तो वो 1984 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद चरनेबर हमारे भारत की घटना नहीं है। अणुबॉम्ब चाचनी जो हमारे राजस्थान है, आपको याद होगा तो जब इंदिरा गांधी पंत प्रधान थी तो उनके काल में पोखरण में अणुबम चाचनी हुई थी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अणु चाचनी जो है, हमारे परमाणु बम की जो चाचनी है भारत में कहाँ की जाती है, तो कहाँ की जाती है, तो पोखरण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये वाला सवाल पूछा जाता है, जीके का सवाल है और हमारे पर्यावरण में भी ये आवश्यक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं पीपीटी में अवेलेबल करवा दूंगी आपको, आपके व्हाट्सएप पे भी या फिर गूगल क्लासरूम में भी, तो आप इसको अपने पास भी करके रख सकते हो। ठीक है, आपने रेडियो यस उत्सर्जन का मैम। नाम सुना है? देखिए, रेडियो मतलब ये नहीं जहाँ हम सॉन्ग सुनते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, या फिर जो सुबह सुबह आकाशवाणी लगती है, वो वाला रेडियो नहीं है ये। ठीक है, नाम भले इसका रेडियो उत्सर्जन, आपने सुना है कि इसके पहले? मॅम अल रेडिओ ऍक्टिव्ह असतं एक काहीतरी, हाँ, अल्फा गैमा रेडिओ बीटा। ऍक्टिव्ह मैम रेडिओ। सैटेलाइट। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, अच्छा मैम बोलिए। आपने अल्फा गैमा बीटा ऐसे किरण के मैम बारे ये में? रेडियोलॉजी जो सैटेलाइट होती है वो हाँ हाँ, वो ठीक। देखिए, रेडियो उत्सर्जन जो है हमारे बॉडी के जो भी, देखिए ये जो रेडियो उत्सर्जन वर्ड है हर इसके लिए अलग अलग है। जैसे कि हम अभी एक किरणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, उससे तीसरा, ऐसा जो होता है उनकी जो श्रृंखला तैयार होती है और उससे जो एनर्जी निकलती है वो उसका उत्सर्जन है। जैसे हमारे बॉडी में, अगर हम बॉडी का अगर लेते हैं तो हम खाना खाते हैं, है ना, उसके बाद हमारे बॉडी में जो एनर्जी तैयार होती है, उसके बाद जो हमारी जो वेस्टेज हो हम निकालते हैं, वो सारी जो प्रक्रिया है खाना खाने से वेस्टेज तक की, वो सारी हमारे रेडियो उत्सर्जन में आती है। ठीक है, तो यहाँ हम रेडियो उत्सर्जन मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और किरणों के बारे में देखेंगे। तो आपने अल्फा गैमा बीटा ये किरणों मॅडम के ते बारे में, रेडिओ ऍक्टिव्ह रेज असतात, मॅडम ते रेडिओ ऍक्टिव्ह रेज असतात। हाँ ये वाले ना अल्फा गैमा बीटा, हा तो उसका रेडिओ जो है, ऍक्टिव्ह रेज म्हणतात त्यांना। हाँ, तो अल्फा गैमा बीटा जो है इसके बारे में आप लोगों ने सुना है? यह लिखा गया है, रेज ही मैम मतलब किरण नाम तो होता सुना है। है बट अभी इतना अच्छे से याद नहीं हाँ, है। मनीषा मैम, वो रेडियो एक्टिव रेज मतलब ही रेडियो उत्सर्जन किरण होते हैं, जहाँ मैंने इसका उल्लेख किया, देखिए आप यहाँ किरण लिखा हुआ है मराठी हा में। मॅम ते सायन्स मध्ये ज्यांनी 11-12 सायन्स केलं असं त्यांच्या असं ते बीटा गॅमा केमिस्ट्री मध्ये जातं ते। ओके, पर हमें अगर आपको याद हो तो 8वीं में भी ये वाला टॉपिक है अल्फा बीटा गैमा का। देखिए बात क्या होती है कि 10वीं तक पूरा बेसिक दिया होता है, और आगे चलकर कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, तो जो बेसिक है वहाँ से उसका फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती। लेकिन ये अल्फा गैमा बीटा अगर आपको याद हो तो 8वीं क्लास में भी इसके बारे में दिया गया है। आपने कैंसर के बारे में सुना है क्या? यस यस मैम। हाँ, यस तो उसमें एक रेडियोथेरेपी होती है, आपको याद हो तो, जो किरणों के, देखिए क्या होता है कि रेडियोथेरेपी में जो हमारी कैंसर की गांठ होती है ना, गुठली जो होती है, तो उसको, उसके लिए गैमा किरणों का यूज किया जाता है। इवन हमारे जो फूड होते हैं जैसे कि हमारे पोटैटो है, इन सब के लिए भी, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे जो फूड है उनमें भी गैमा रेज का जो है यूज किया जाता है, ताकि वो समय से पहले अपना, मतलब जैसे एक आम है, कच्चा आम है, तो उसको रेज यूज करके हम उसको समय से पहले उसको पका सकते हैं, उस टाइप के लिए। ठीक है, तो जो हमारे कैंसर के इसमें गैमा रेज का यूज किया जाता है, रेडियो थेरेपी है, रेडियो रेज थेरेपी में तो गैमा किरणों का यूज किया जाता है। ये अल्फा बीटा गैमा जो रेज है, इनका यूज हम कहा करते हैं, तो हमारे परमाणु बम जो होते हैं, बॉम्ब बनाने में वहाँ भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने देख, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है उसके बारे में भी आपको 10वीं तक बताया गया है, अगर आपको याद हो, क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए तो हो सकता है कि आप भूल जाते हो।
इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीजें है 10वीं तक दी गई है। तो इन सभी के कारण इनका यूज जो है बहुत ज्यादा प्रमाण में किया गया है। इसके कारण क्या हुआ है कि जो हमारे पर्यावरण, जैसे कि आप देखते हैं कि ओजोन, ओजोन नाम सुना है ना आपने, ओजोन रेज, जे सूर्याला Yes, ओझोनचा yes. पातळ थर असतो त्याच्यात छिद्र आलेला आहे, हाँ तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें जो पृथ्वी पर आ रही हाँ है ना, उससे क्या होता है कि हमारे स्किन कैंसर होता है। अगर आपने सुना हो तो, सुना है आपने उसके बारे में, अल्ट्रावायलेट हाँ मैम हाँ। हाँ, तो वो रेज जो है वो क्यों आई है, तो ये जो है इनका ज्यादा यूज होने के कारण ओजोन जो है उसको एक छेद आया है ना। तो इन सभी के कारण भी हमें पर्यावरण शिक्षा जानने की आवश्यकता है। जैसे फिर भी इसका भी चेंज हो रहा है, निसर्ग चक्र में देखते हैं कि हम कभी बारिश होती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कभी कभी बारिश ही नहीं होती, कहीं बहुत इतनी बारिश होती है कि मतलब वहां से पूरी चीजें खत्म कर देती है, और कहीं तो इतना होती है कि हमें पीने के लिए तक पानी नहीं होता। ये सब चेंजेस क्यों हुए हैं, तो हमारा जो चक्र है वो चेंजेस होने के कारण, ठीक है। तो अब इसकी कंसेप्ट देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई है। आपको ये लिखने हैं, जो जो पॉइंट मैंने यहाँ शॉर्टकट में दी हूँ आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता, 1899 में वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक पैट्रिक गेडेन ने एडिनबर्ग में द आउटलुक टावर्स नाम की संस्था स्थापन की थी। जैसे कि मैंने कल ही बताया था आपको कि भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही पर्यावरण शिक्षा जो है इसका स्टडी करना स्टार्ट हो गया था। भारत में ऐसा नहीं है कि भारत हमारा जब इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद हमारी बहुत सारी शिक्षण की जो प्रणालियाँ आई हुई है, जैसे अभी एनपीए 2020 आया है, आपने पढ़ा है एनपीए 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नेशनल यस मैम। ये अभी आई है। यस मैम, जो हाँ जो 5+3+3 वो स्ट्रक्चर आया है। हाँ हाँ, 3+4 का जो स्ट्रक्चर है वो आपने पढ़ा है। हाँ हाँ। हाँ पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन ऊपर ऊपर की थोड़ा पढ़ा है। हाँ, तो आप उसमें जैसे देखो। बीएड का 4 इयर्स का बताया है। हाँ 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 हाँ। और आपको याद हो कि अभी जैसे हमारा ग्रेजुएशन था वो 3 साल का था ना, अभी वो भी 4 साल का हो चुका है, अगर जिनको रिसर्च करना है। तो उसी प्रकार मैं बता रही हूँ कि हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ है तो उसके बाद बहुत सारी एजुकेशन प्रणालियाँ आई हुई है, लेकिन उसके पहले भी हमारा भारत स्वतंत्र होने के पहले जब ब्रिटिश शासन था हमारे भारत पे, तब से ही पर्यावरण शिक्षण जो है इम्पोर्टेंट किया गया है। क्या होता था, जब देखिए कि ब्रिटिश काल था तब बहुत सारे जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, आज भी वही रहते हैं बहुत सारे, इधर आप देखते हो एरियाज में तो जंगल में रहते हैं ना। तो फिर जैसे रेलवे हमारे भारत में 1856 से रेलवे स्टार्ट हुई, 1853-56 से जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ डलहौजी के काल से, तब क्या होने लगा कि जो हमारा जंगल थे वो कट होने लगे, ठीक है। ये अभी जो स्टडी है कब से स्टार्ट हुई बता देती हूँ मैं। भारत में कि जब लॉर्ड डलहौसी का कार्यकाल था तब क्या हुआ था कि उसका डेवलपमेंट चल रहा था, जैसे पोस्ट ऑफिस आए थे, रेलवे आए थे, बहुत सारी पुलिस की जो अभी मतलब हम देखते हैं वो सारी जो सुधारना काल है वो कब हुआ है, हमारे 1858 के पहले की बात है, ठीक है। तो तब क्या होता था, जैसे डेवलपमेंट का एरिया था तब पेड़ पौधे जो थे काटने लगे थे, और बहुत सारी चीजें जो थी उनके कारण हमारे पर्यावरण को हानि पहुंच रही थी। तो तभी पर्यावरण शिक्षण पे ध्यान दिया गया है, और पर्यावरण जो है हमारे शिक्षा में आवश्यक किया गया। लेकिन भारत के बाहर भी 1899 में वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक पैट्रिक गेडन ने एडिनबर्ग में द आउटलुक टावर नाम की संस्था स्थापन की थी, और प्रथम पर्यावरण अभ्यास की शुरुआत जो है इन्होंने ही की थी, ठीक है। और इसके बाद प्रथम यहाँ क्या हुआ था कि जो हमारा एजुकेशन है उसका जो दर्जा है वो और पर्यावरण का दर्जा है वो दोनों जो एक ही दूसरे पर मतलब डिपेंड है। ये कहा गया है कि जो हमारा एजुकेशन है और हमारे जो पर्यावरण है, एक मिनट, हाँ, तो वो हमारे जो पर्यावरण है और जो एजुकेशन है दोनों कैसे एक दूसरे को संलग्नित है, एक दूसरे पर डिपेंड है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद देखेंगे 1907 में मैन एंड नेचर ग्रंथ में, इसमें भी देखिए मैन एंड नेचर में सीधा नेचर मतलब हमारे पर्यावरण से है, तो इसमें क्या किया होगा, जॉन पार्किन एंड मार्स ने निसर्ग और मानव का संबंध बताया है कि किस प्रकार जो मानव है वो निसर्ग से संबंधित है।
ये हम जो देख रहे हैं कंसेप्ट है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जो कल देखा हमने वो मीनिंग था, और आपको कंसेप्ट पूछा जाए तो पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख के दी हूँ, आप इसको विश्लेषण कर सकते हैं और इसका जो आंसर इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 1907 में क्या हुआ है कि, एक मिनट, कौन ज्वाइन हो रहा है ऐसे देखते हैं हम। देखिए कि 1907 में मैड एंड नेचर ग्रंथ में जॉर्ज पार्किंग एंड मार्स, इन्होंने मानव और जो निसर्ग है उसके संबंध के बारे में स्पष्ट किया है कि इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है और नैसर्गिक साधन संपत्ति का हमें वापर किस प्रकार करना चाहिए। जॉर्ज पार्किन और मार्स, ये जो तीनों है, ये 1907 में प्रथम बार इन्होंने बताया था कि अगर हम हमारी चीजों का वापर अच्छे से नहीं करते, हमारी जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आएंगी बताइए मुझे। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हमारे नैसर्गिक संसाधन है, उसमें कौन सी चीजें मैम आएगी? कोल, हाँ, कोल, रिजर्व सोर्सेस, मिनरल्स। ओके, बिल्कुल सही। हमारी सारी चीजें, जैसे हमारे नदियां है, हमारा कोल है, मतलब कोयला है, और हाँ बोलिए सर, बोलिए, सुनिए सरोवर सर। येथील तलाव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे वो सरोवर है, तालाब है, हमारा समुद्र है ना, सारे की सारी चीजें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आएगी। तो 1907 में प्रथम बार बताया गया, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 1907 में प्रथम बार मैन एंड नेचर ग्रंथ के द्वारा जॉर्ज और पार्किंग एंड मार्स ने बताया है कि अगर हम इन चीजों का वापर मर्यादित नहीं करते हैं तो हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। कब बताया गया है? 1907 में बताया गया। कौन से ग्रंथ में बताया गया है? तो मैन एंड नेचर में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1908 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, रट लिए, या फिर बहुत इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि 1908 में सर्वप्रथम जो है, ये देखिए दोनों क्या थे कि इन्होंने ऊपर ऊपर बताया था, ठीक है। शुरुआत 1899 में हुई थी, लेकिन 1908 से जो है पर्यावरण शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बताया, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष रूजवेल्ट, आपने नाम सुना इसका? रूजवेल्ट के बारे में सुना है क्या आपने? नो मैम। हाँ, आप गूगल सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे 1908 में, रूजवेल्ट, बहुत जानी मानी हस्ती है, उसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो रूजवेल्ट ने सर्वप्रथम क्या बताया है कि वहाँ बहुत सारे जो गवर्नर थे, जैसे हम गवर्नर मतलब हमारा जो भारत है, जैसे विविध राज्यों में बटा हुआ है, तो अमेरिका वैसे विविध सारे प्रांतों में बटा हुआ है, तो उन सारे प्रांतों के गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई उन्होंने, और वहाँ पे पर्यावरण के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, ठीक है। और वहाँ राष्ट्रीय धोरण जब तैयार किया जाएगा अमेरिका में, ये भारत में नहीं हुआ था अभी 1908 में, भारत में पर्यावरण शिक्षा जो है कब स्टार्ट हुई है? तो 1960 में स्टार्ट हुई है। हमारे भारत में 1960 में स्टार्ट हुई है पर्यावरण शिक्षा पढ़ाने का, लेकिन पर्यावरण के बारे में जो जागृति है वो हमारे भारत के बाहर पहले से ही आ चुकी थी। तो हमको ध्यान में रखना है कि भारत में पर्यावरण शिक्षा कब से स्टार्ट हुई है? तो 1960 से, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा के बारे में बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष रूजवेल्ट, इन्होंने वहाँ का जो राष्ट्रीय धोरण होता है, वहाँ पर्यावरण शिक्षा आवश्यक बताया गया है कि जो भी अगर राष्ट्रीय धोरण होता है तो उसमें अगर पर्यावरण शिक्षा पर इंक्लूड नहीं करते हो तो वो, उन्होंने उसके लिए फाइन भी रखा था, ठीक है। राष्ट्रीय धोरण के बारे में आप लोगों को पता है क्या होता है राष्ट्रीय धोरण? एक हाथ राष्ट्रीय धोरण के बारे में national बताएं। policy of that particular state. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल पॉलिसी जो होती है बहुत सारी हमारे भारत में, हर मतलब 5 साल बाद, हर मतलब जैसे भी गवर्नमेंट आती है तो उनके खुद की अपना एक पॉलिसीज होती है, ठीक है, और उनके हिसाब आपण से वर्कआउट कसं करायचं, गव्हर्नमेंट कसं वर्कआउट करणार त्याचा थोडासा आराखडा असतो, हाँ हाँ, तो कुठे वो सब होणार बताया कुठे नाही गया, होणार। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जब रूजवेल्ट की सरकार थी अमेरिका में, तब जब राष्ट्रीय धोरण तैयार किया जाएगा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे पर्यावरण जो है उसको आवश्यक किया जाए, पर्यावरण के स्टडी को आवश्यक किया जाए, और उसके लिए बहुत सारे, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पॉलिसीज तैयार की जाए, इसके बारे में रूजवेल्ट ने प्रथम बार 1908 में बताया था। उसके बाद देखेंगे कि हमारे भारत में कब शुरुआत हुई है।
देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम डायरेक्ट 1908 के बाद गैप रहा, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई है जो मैंने इंक्लूड नहीं की, बहुत सारी चीजें हुई है कि उसके बारे में पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी लोक संख्या बढ़ती गई है, लोक संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है कि हमारे जो चीज है, जैसे मैंने कल बताया था कि शहरीकरण, औद्योगिकरण हुआ है, लोकसंख्या वाढ झाली, तुमच्या शेतीचे तुकडे होऊ लागले आणि लोकसंख्या वाढ झाली, शहरीकरण झालं, त्यामुळे औद्योगिकरण वाढले. ह्या कशा एकमेकावर डिपेंड आहेत. बरं, सर्वात आधी काय झालं की तुमची लोकसंख्या वाढली, मग शहरीकरण वाढलं, शहरीकरण झालं तर तुम्हाला रोजगाराकरता तिथे कारखाने तयार करायला लागले, त्यामुळे औद्योगिकरण वाढले. आता कारखान्यात जायचं आहे म्हटलं तर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहने लागणार आहेत, है ना. तर वाहनाने जात आहात तर तुम्ही वाहने वाढले तर प्रदूषण वाढलेलं आहे. मग ह्या सर्व एकमेकावर अवलंबून असणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली. आणि नंतर काय झालं की 1952 मध्ये धूर आणि धुके मिसळून तयार झालेल्या प्रदूषणाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. आणि बघा 1952 में धूल और धुके से मिलकर जो प्रदूषण हुआ इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा, उसके कारण ही हमें लगा कि पर्यावरण के बारे में हमें जानना, उसके बारे में स्टडी करना आवश्यक है। उसके बाद क्या हुआ हमारे भारत में, देखते हैं कि 1992 में 1912 में क्या हुआ था कि 1912 में मुंबई धूल उपद्रव्य कायदा तैयार किया गया। ये जो लॉज है आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। 1912 में मुंबई धूल उपद्रव्य कायदा तैयार किया गया है। उसके बाद 1927 में जो है भारतीय वन कायदा तैयार किया। देखिए 1972 में भारतीय जो वन कायदा, वन संरक्षण कायदा आहे, ठीक आहे। 1972 जो कायदा तयार केलेला आहे वन्यजीव संरक्षण कायदा, जो तुम्हाला अभ्यासात आहे आणि म्हणजे ह्या वर्षी नाही पण तुमच्या नेटच्या मध्ये आहे आवश्यक, आणि मागच्या वर्षी होता 1972चा, त्यानंतर 1986चा कायदा, ज्यानुसार प्राण्यांना जर इजा पोहोचली तर तुम्हाला शिक्षा होत असते, ठीक आहे। पण त्याच्याही आधी 1927ला भारतीय वन्य कायदा तयार करण्यात आलेला आहे। त्यानुसार 1951ला उद्योग विकास नियंत्रण कायदा तयार केला। 1962ला अणु ऊर्जा कायदा आणि त्यामध्येच रेडिओ उत्सर्जन जे आहेत हा नियम तयार करण्यात आलेला आहे, जे आपण रेडिओ उत्सर्जन शिकलेले आहोत अल्फा बीटा गॅमा, ठीक आहे। तर हे कधीपासून झाले, 1962 पासून। पण भारतामध्ये 1960 पासून खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाच्या अभ्यासाला सुरुवात झालेली आहे। आणि त्यानंतर युनेस्कोने देखील 1960ला जेव्हा खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली, त्यानंतर 1970ला युनेस्कोने प्रथमतः पर्यावरण शिक्षा म्हणजे काय हे सांगितले, जी आपण ही व्याख्या बघितलेली आहे। तर ही कधी सांगितलेली आहे ही व्याख्या, ओ गॉड, 1970ला, ठीक आहे। त्यानंतर बघा 1972ला युनेप जी आहे त्याने ह्युमन इन्व्हायरमेंट हे अधिवेशन स्टॉक आयोजित करण्यात आलेलं होतं। स्टॉक या ठिकाणी त्यांनी अधिवेशन आयोजित केलं आणि 1975ला बेलग्रेड येथे पर्यावरण शिक्षणावर जी आहे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेली आहे। आणि त्यानंतर 1980 हे सगळ्या ज्या गोष्टी तुम्हाला लिहायचे, 1970ला युनेस्कोने पर्यावरण शिक्षणाची व्याख्या केली। स्टॉकहोम मध्ये युनायटेड नेशन कॉन्फरन्स ऑन ह्युमन इन्व्हायरमेंट अधिवेशन हे भरवण्यात आलेले होते। एकदा तुम्ही सगळे तुमचे कॅमेरे जे आहेत ते ऑन करून घ्या, मला एक फोटो काढायचा आहे तुमचा, म्हणजे टायमिंगचं काही सांगता येत नाही म्हणून। विशाल सर आणि सबकाळ सर तुम्ही तुमचे कॅमेराज ऑन करून घ्या। सुनील सर, सुनील सर तुमचा कॅमेरा जे ऑन करून घ्या, फोटो काढायचा आहे। बघा मी तुमची प्रेझेंटी शीट पण तयार केलेली आहे, जे जे ज्या दिवशी प्रेझेंट असतात तिथे भरली जाते, ठीक आहे। फक्त स्क्रीनशॉटच नाही तर प्रेझेंटची शीट सुद्धा, तुमची अटेंडन्स शीट सुद्धा आहे वेगळी। सो क्लासला जॉईन होत जा वेळेवर, ठीक आहे। आता बंद करू शकता। 1970ला युनिप हा विचारला जातो। बरं, युनिपचा अर्थ काय आहे तर सांगून देते मी। युनायटेड नेशन एज्युकेशन प्रोग्राम जी आहे, इन्व्हायरमेंट प्रोग्राम आहे। युनायटेड नेशन ऑफ इन्व्हायरमेंट प्रोग्राम यांनी आणि युनेस्को यांनी पर्यावरण शिक्षणात संयुक्त अधिवेशन घेतलं आणि त्यानंतर जे आहे 1979ला दिल्ली येथे हायर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशनवर राष्ट्रीय स्तरावर परिसंवाद सादर करण्यात आलेला आहे।
आणि आपण बघतो की आता आपल्या जे अभ्यासक्रमात म्हणजे तुम्ही जे शिकत आहात एमएडला, तर एमएडला हा एन्व्हायरमेंटल जो सब्जेक्ट आहे का बरं आणि कधीपासून स्टार्ट झाला ते तुम्हाला मी आता सांगते. की त्यानंतर बघा 1980 ला भोपाळ राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थेची स्थापना झाली. आणि भोपाळची दुर्घटना कधी झाली तुम्हाला माहित असेल. भोपाळ दुर्घटना कधी झाली? गॅस ट्रॅजेडी, भोपाळ गॅस कांड कधी झालेला आहे? भोपाळ गॅस ट्रॅजेडी आताच सांगितलेली आहे मी ही बघा. 1984. हा 3 डिसेंबर 1984 ला झाली. कुठे झालेली आहे? भोपाळला. आणि भोपाळलाच काय झालंय बघा की 1980 ला राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थेची स्थापना झालेली होती. आणि त्याच वेळी केंद्रीय मंत्रालय जे आता तुमच्या मिनिस्ट्री दिसत असेल तुम्हाला, एन्व्हायरमेंट हा सब्जेक्ट जो आहे कधी स्टार्ट करण्यात आलेला, जो मंत्रालय आहे तो कधी स्टार्ट केला तर 1980 ला. आज तुमच्या जे काही मिनिस्ट्री आहे तिथे तुमच्या सुनील सर तुमचा माईक बंद करा प्लीज. केबल वगैरे यूज करू शकता तुम्ही. बघा तर 1992 ला ब्राझील हे ऐकलंय का? रिओ डी ऑनिरो 2016 ला याच्यामध्ये गेम झालेले होते. पॅरा जे असतात ना हँडिकॅप लोकांचे, यांचे गेम झाले होते. ते तुम्हाला आठवत असेल तर हे पण विचारलं जातं. तर 1992 ला ब्राझील ते रिओ डी ऑनिरो मध्ये 56 लोकांनी या परिषदेत भाग घेतला होता. कशाच्या? NEFच्या. ठीक आहे. आणि 1993 ला नवी दिल्ली पर्यावरण वैश्विक परिषद झाली. त्यानंतरच 1996 ला, हे इम्पॉर्टंट लाईन आहे, तर 1996 ला UGCने सर्व विद्यापीठांना पर्यावरण शिक्षणावर अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे आवश्यक केलेलं आहे. आणि त्याची अंमलबजावणी जर झाली नाही तर त्यावर कार्यवाही केली जाते. म्हणजेच आता तुमच्या ज्या अभ्यासक्रमात एमएडला जो एन्व्हायरमेंटल सायन्स किंवा एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन या नावाने जे सब्जेक्ट असतात, आपलं एज्युकेशन फील्ड असल्यामुळे एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन आहे. बाकी जे फील्ड आहे त्यामध्ये एन्व्हायरमेंटल सायन्स, एन्व्हायरमेंट जो आहे याचे विविध नावाने जर हा दिले जातो हा सब्जेक्ट, तर कधीपासून स्टार्ट करण्यात आलेला आहे? तर 1996 पासून. ठीक आहे. ही होती तुमची संकल्पना. काही प्रश्न विचारायचे आहेत तुम्हाला? काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा. याने आपला हा जो टॉपिक आहे हा संपलाच. 1.1 जो आहे एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशनचा, ज्यामध्ये आपण एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशनची कन्सेप्ट आणि मिनिंग बघितलेला आहे. याबद्दल तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. काही प्रश्न आहेत तुम्हाला? ऐकू येतोय का माझा आवाज? नो मॅम. हे बघा मी आज तुम्हाला नोट्स मी कालच टाकलेल्या आहेत आणि आज इंग्लिशवाल्या पण नोट्स टाकून देणार आहे. तर जसे उमा मॅडम आहेत, हर्षा मॅम आहे, मनीषा मॅम, तुमचं इंग्लिश मीडियम असल्यामुळे तुम्ही ते नोट्स आजच डाउनलोड करून अभ्यास करू शकता. ठीक आहे. ओके मॅम. ओके. हा. आणि हे वाली सेमिस्टरचा मोड कसा असेल, एक्झामिनेशनचा मोड कसा असेल, काही थोडक्यात आयडिया आहे? ते तर डिपेंड करेल मॅम. ऑगस्ट संपल्यावर जर लॉकडाऊन ओपन झालं आणि कोरोनाचा तुम्हाला माहित असेल की वॅक्सिन तयार झालेली आहे, तर कोरोनाचा जर इफेक्ट कमी झाला तर तुमची रिटर्न एक्झाम होईल. नाही तर ह्या वर्षी जसं तुमचं टेस्ट झालं तर ऑनलाईन वगैरे तसंच होऊ शकते. ठीक आहे. याचं काही सांगता येणार. मागच्या वर्षी कसं होतं की खूप जास्त परिणाम होता ना कोरोनाचा आणि इफेक्ट पण खूप होत होता. आता ते थोडं कमी कमी होत चाललेलं आहे. आणि तुमची एक्झाम ही सुद्धा डिसेंबर मध्ये होणार आहे, म्हणजे अजून खूप सारा कालावधी आहे. तोपर्यंत काही सांगता येणार नाही की तुमची परीक्षा कशी होईल. पण मोस्टली तुम्ही रिटर्न एक्झामचीच तयार करावी असं मला वाटते. कारण की रिटर्न एक्झाम होऊ शकते. कारण की जर सप्टेंबरला UGC जर बाकीच्यांची एक्झाम घेत आहे, अजून ठरलेलं नाही त्यावर, पण तरीही डिसेंबरच्या नंतरच आहे 2-3 महिन्यानं, तर त्यामुळे रिटर्न एक्झाम होऊ शकते मोस्टली. ओके मॅम. तर मी शेवटची जे सांगत आहे की ही जी पॉइंट आहे हिला तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. की 1996 पासूनच जे आहे आपण अभ्यासक्रमामध्ये पर्यावरण शिक्षण ही गोष्ट जी आहे समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. सगळ्यात जे आपल्या टॉपिक मधले सर्वात महत्वाचा हाच एक मुद्दा आहे. जर तुम्हाला काही विचारायचे असेल तर मला विचारू शकता. काही प्रश्न आहे या टॉपिक वर? मॅम इंटरनल एक्झाम कोणत्या होईल? इंटरनल एक्झाम मॅम मोस्टली ते ऑब्जेक्टिव्हच होऊ शकतात. कारण की मी आता सांगितले की तुम्हाला लॉकडाऊन जर वाढला तर पुन्हा तुमचे ऑब्जेक्टिव्हच आहे किंवा ऑनलाईन एक्झाम घेणे हाच एक पर्याय असेल. लॉकडाऊन जर नसेल तर मग रिटर्न होतील. पण ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत होऊ शकतात मोस्टली. पण आता महाराष्ट्र सरकारने
1 सप्टेंबर पासून स्कूल सुरू करण्याचे आदेश दिलेले आहेत हायर क्लासेसचे. हा, पण तुम्हाला माहित असेल की ह्या UGCच्या नियमावर बंगालची जी टीचर आणि प्रोफेसर यांची कमिटी आणि स्टुडंट कमिटीने सुद्धा ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. तर ती केस जी आहे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलेली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ऑगस्ट ही तारीख दिलेली होती की 10 ऑगस्टला याची सुनावणी म्हणजे यावर काही विचार विनिमय होऊन डिसिजन घेणार आहेत. अजून 3 दिवस बाकी आहेत. होऊ शकते 3 दिवसात जर त्यांनी बोलले की UGCचे नियम बदल करता येणार नाही तर सप्टेंबरला तुमचे एक्झाम होतील तर त्या ऑफलाईन होतील. आणि जर होऊ शकते की विचार विनिमय आणि काही पुरावे जर त्यांनी सादर केले की इतका लॉस होऊ शकतो, हे होऊ शकतो, तर पुन्हा एक्झाम कॅन्सल होऊ शकतात. एक्झाम कॅन्सल झाल्या, कोरोना इफेक्ट वाढलं तर तुम्हाला जे आहेत ऑफलाईन एक्झाम द्यावं लागणार नाही. तर ते 10 ऑगस्टवर डिपेंड आहे. ठीक आहे, चालेल. हा, आता आपण थांबूया इथे. येस मॅम. हा, बोला, काय विचारायचं आहे? काही विचारायचं आहे? ओके, आपण थांबूया इथे. चला, बाय सगळ्यांना.